स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज के इस जीवंत फोन इन कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारी तंत्रिकाओं की, हमारी नसों की, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारी परेशानियां होती हैं। और अगर इस मौसम की बात करें तो इस मौसम में भी बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी जा सकती हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं, उनमें से आज जिस विषय को हमने चुना है वो है मिर्गी। मिर्गी हम सभी जानते हैं कि एक मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी है जिसको लेकर बहुत सारे लोगों को जानकारी है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी है, कई सारी गलत फहमियाँ भी हैं लोगों के अंदर में। तो आज के इस जीवन फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप मिर्गी के बारे में जो सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछें और अपनी जानकारियों को बिल्कुल पुख्ता करें, जो भी गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करें। तो इससे पहले कि हम आपको अपने आज के विशेषज्ञ से मिलवाएं, सबसे पहले आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए ताकि आप इसी समय हमें मिर्गी से संबंधित सवाल पूछ सकें। हमारा फ़ोन नंबर है 0651228607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 065122822607। इसी फ़ोन नंबर पर आप हमें इसी समय फ़ोन करें और मिर्गी से संबंधित जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आपकी मुलाकात हम अपने आज के विशेषज्ञ के साथ करा देते हैं। मिर्गी से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं और इस वक्त पारस हॉस्पिटल रांची में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। विषय तो हमने बता ही दिया है अपने दर्शकों को कि आज हम बात करेंगे मिर्गी की, और मिर्गी क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। मुझे उम्मीद है कि दर्शक भी जल्दी जल्दी फ़ोन करेंगे अब, क्योंकि नंबर हमने दे दिया है। तब तक मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी सर कि ये तो हम जानते हैं कि ये तंत्रिकाओं से संबंधित एक विकार है, मस्तिष्क से संबंधित एक समस्या होती है, लेकिन एक्चुअली अगर मिर्गी की बात करें तो ये क्या है, मिर्गी होता क्या है? जो एपिलेप्सी और एक सीजर दो एंटिटी है जी। सिंगल सीजर को कभी हम लोग एपिलेप्सी नहीं बोलेंगे। हाँ। और एपिलेप्सी बोलने के लिए मिनिमम 2 मिर्गी का दौरा 24 घंटे के अंतराल में बिना किसी प्रोवोकिंग फैक्टर के हो तो उसे एपिलेप्सी बोला जाता है। जी। जैसे प्रोवोकिंग फैक्टर में क्या क्या आते हैं, जैसे शुगर का कम हो जाना, कैल्शियम का कम हो जाना, अचानक से सोडियम कम होके या कोई इन्फेक्शन होके मिर्गी का दौरा पड़ता है, जिसको मेटाबॉलिक सीजर्स बोलते हैं। तो ये सीजर्स को एपिलेप्सी नहीं बोला जाएगा। जी बिल्कुल। मतलब उसमें भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे आपने कहा कि मिर्गी होने के कई सारे कारण होते हैं। कारणों पर भी हम आएंगे धीरे धीरे, एक के बाद एक कारणों की बात करेंगे। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मिर्गी में क्या होता है, कैसे लोग पहचान सकते हैं कि ये मिर्गी है? बहुत तरह की इसमें कैटेगराइजेशन है। 2 बेसिक चीज़ें याद रखें कि एक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी होता है, एक फोकल एपिलेप्सी होता है। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में चारों हाथ पाँव में कड़कपन, गर्दन आंखें ऊपर हो जाना, जीभ का कटना, कपड़े में पेशाब हो जाना, ये मिर्गी के लक्षण है जो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में आते हैं। इसके अलावा कुछ मिर्गी होते हैं जो एक तरफ से चालू होते हैं और एक तरफ ही झंझनाहट या हाथों में कंपन होना और चेहरे एक तरफ घूम जाना। अच्छा। ये इसको फोकल एपिलेप्सी बोलते हैं। वो डिफरेंट एरिया से कंट्रोल होता है। अगर फ्रंटल एरिया जो आगे का हिस्सा मस्तिष्क का बोलते हैं उससे अगर पैदा हो रहा है तो रात में, ज़्यादातर रात में वैसे सीजर्स आते हैं और ये क्लस्टर्स में होंगे, लगातार 2-3 सीजर्स आएंगे। इसमें मरीज को एहसास नहीं होगा कि मिर्गी आने वाला है। और वैसे पेशेंट्स में आप कृपया करवट करके एक वीडियो बना लें और कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोग जब इवैल्यूएशन करते हैं तो इंटरइक्टल ईईजी हो चाहे एमआरआई हो, वो नॉर्मल आता है जी। तो वीडियो से हमें ये अंदेशा हो जाता है कि मिर्गी ब्रेन के किस हिस्से से आ रही है, उसके हिसाब से इलाज करने में काफ़ी सहूलियत होती है। कुछ टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी हैं जो ब्रेन के कॉर्नर से आते हैं। वो टेम्पोरल लोब में मरीज को एक एहसास होता है कि मुझे कुछ लग रहा है कि नीचे से एक सेंसेशन ऊपर की तरफ आ रहा है और घबराहट होगा। और उस कभी कभी कुछ पेशेंट्स में ऑडिटरी हैलुसिनेशन या ऑरा होता है, जिसमें मरीज को बहुत तेज ड्रम का साउंड सुनाई दे या ट्रेन की आवाज़ आए या कुछ भी ज़्यादा इस तरह का सेंसेशन मिलता है। कुछ लोगों में वर्टिजिनस ऑरा होता है, जिसमें चक्कर के जैसा महसूस होता है
और उसके बाद मरीज एक हाथ का मूवमेंट अक्सर करता है और दूसरे हाथ को थोड़ा स्टैटिक रखता है, जिसको डिस्टोनिक हैंड बोलते हैं, और जो हाथ का मूवमेंट करता है उसको ऑटोमेटिज्म बोलते हैं। और ऐसे थोड़े देर में हो सकता है वो ख़त्म हो जाए, या मरीज बिहेवियरल अरेस्ट हो जाए, चारों तरफ सराउंडिंग से वो लॉस्ट हो जाए और वो चीज़ों को ना समझ पाए, और ये इवेंट हार्डली 30 सेकेंड्स में होके ख़त्म हो जाएगा। फिर मरीज को एक हेवीनेस ऑफ हेड होता है। तो कभी कभी इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, जिसमें कि मरीज को पहले एहसास होता है। और इस कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर के लिए आप ये नहीं सोचिए कि कोई साइकेट्री पेशेंट है, हो सकता है उसे न्यूरोलॉजिकल इशू हो, इस तरह का कुछ भी एबनॉर्मल बिहेवियर हो जा रहा है, सराउंडिंग से लॉस्ट हो जा रहा है। कभी बाद हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं जो ऐसा होता है और डिवोर्स हो जाता है, फैमिली बोलता है साइकेट्री पेशेंट है, बट फाइनली वो एपिलेप्सी निकलता है। तो उसके इलाज के बाद मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो डिटेक्ट करने की बात है, आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से जितना जल्दी हो कंसल्ट करें। बिल्कुल, बहुत सारे लक्षण आपने बताए हैं, तो ज़रूरी है कि इन लक्षणों के बारे में हम जानें, जैसा कि हम कोशिश कर रहे हैं बताने की। ये लक्षण अगर हम जान पाएंगे तो जितनी जल्दी हो सके इसकी पहचान हो सकेगी। और एक डाउट तो किया ही जा सकता है, शक के तहत ही एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, फिर बाद में जाँच के आधार पर वो पुष्टि हो ही जाती है कि ये मिर्गी है या किसी और तरह की समस्या है। ये बहुत अच्छी बात सर आपने बताई है। मिर्गी के बहुत सारे कारण आपने बताया है सर। तो ये मिर्गी मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, क्या ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, आनुवंशिक भी हो सकता है, या फिर कुछ खास एज पर या खास लोगों को होता है? यूजुअली जब हम बात करते हैं नियोनेट्स की, जो बच्चा पैदा लेता है, तो कुछ जेनेटिक एपिलेप्सी होते हैं। हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जो एक्वायर्ड कॉजेज़ हैं एपिलेप्सी के, उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे सही जगह डिलीवरी कराना, बच्चा लेट से रोता है, डिलीवरी सही से नहीं हो पाती है, तो उसमें मंदबुद्धि हो जाता है, बच्चा चलने में दिक्कत होती है, जिसको सेरेब्रल पैल्सी बोलते हैं। उसमें भी मरीज को एपिलेप्सी के दौरे आते हैं, बहुत मरीजों को। तो ये एक एक्वायर्ड कॉज है जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आम तौर से 45 साल से कम उम्र में ही एपिलेप्सी होता है। एपिलेप्सी अगर 45 साल के बाद हो रहा है तो कुछ ऑब्जेक्टिव एविडेंस ब्रेन में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि स्ट्रोक हुआ किसी को और उसके बाद मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, तो पोस्ट स्ट्रोक एपिलेप्सी कहलाता है। अगर ट्रॉमा है तो ट्रॉमा, किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी हुआ, उसके बाद मिर्गी का दौरा आ रहा है, उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी बोलते हैं। इन सब चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सीट बेल्ट यूज़ करना, हेलमेट यूज़ करना प्रॉपरली, ड्राइविंग सही तरीके से करना, ट्रैफिक को फॉलो करना, इससे हम हेड इंजरी को काफ़ी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फूड हैबिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो शादी ब्याह में जाते हैं, सैलड खाते हैं, उससे एक कीड़ा जाता है पेट से होते हुए ब्रेन को, जिसको न्यूरोसिस्टिक बोलते हैं, जो एक एक्वायर्ड कॉज है मिर्गी का, जिसमें सबसे ज़्यादा कैबेज कंट्रीब्यूट करता है। तो आप प्लीज़ अनकुक्ड फूड ना खाएं, रोड साइड कोई भी कैबेज मटेरियल ना लें। ये एक बेसिक है। इंटॉक्सिकेशन एक और चीज़ है कि अगर कोई बहुत कंसील्ड टाइप का एपिलेप्सी है, बहुत रिवील नहीं हो रहा है और आप इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं, तो वो सीजर में कन्वर्ट हो सकता है, एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो सकता है, या इंटॉक्सिकेशन से भी मिर्गी के दौरे आते हैं। तो ये एक्वायर्ड कॉजेज जो हैं हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे कारण हैं जिनको हम मतलब रोक सकते हैं, होने से रोक सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कब ऐसी अवस्था हो जाती है सर कि जिसको रोकना मुश्किल हो जाता है? फिर कुछ यूजुअली फ्रंटल लोब एपिलेप्सी हो या जनरलाइज्ड एपिलेप्सी हो, टेम्पोरल में थोड़ा कम होता है, बट ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी एक टर्मिनोलॉजी है, जब 2 दवाइयाँ मिर्गी की उस एपिलेप्सी के लिए एब्सोल्युटली करेक्ट मिर्गी की दवा चूज़ की गई है और वो फुल डोज में दिया जा रहा है, फिर भी मिर्गी नहीं कंट्रोल है, उसे ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं। ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी में आपको कैंडिडेट को चूज़ करना होता है कि क्या ये कैंडिडेट है सर्जरी के लिए या नहीं है। अगर हमें फोकस मिलता है और तो एपिलेप्सी सर्जरी कराने के बाद आउटकम बहुत अच्छा है। बिल्कुल, मतलब सर्जरी के माध्यम से भी इसकी जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो की जाती है।
तो ये बहुत सारी बातें हैं, और जैसे बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं मिर्गी को लेकर लोगों के बीच में। जैसे अगर शादी ब्याह की भी बात आ रही है, या फिर अगर कोई महिला जो है उसे इस तरह की समस्या है और प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ऐसे में भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं, लोगों को सही तरीके से जानकारी नहीं है सर। तो आज हम चाहेंगे आपके माध्यम से लोगों तक इस बात की जानकारी पुख्ता रूप से पहुंचे कि अगर मिर्गी की कोई है समस्या तो शादी ब्याह में क्या इसका इफेक्ट हो सकता है। अगर कोई मिर्गी का मरीज घर में है तो प्लीज़ वो हमारे और आपके जैसे ही हैं, कभी घृणा ना करें। कुछ परसेंटेज ही मिर्गी के मरीज होते हैं जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, मंदबुद्धि होते हैं और उनको सिंड्रोमिक चाइल्ड हो जाते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम एपिलेप्सी पेशेंट्स नॉर्मल होते हैं, वो डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाने में दिक्कत होती है एपिलेप्सी पेशेंट को, बट दवाइयों से वेल कंट्रोल्ड रहता है। अगर आपकी शादी किसी से हो रही है तो और वेल कंट्रोल्ड आपका एपिलेप्सी है दवाइयों से, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। अब बहुत सारी नई दवाइयां हैं जिससे बच्चे को भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, मदर को भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और वी हैव सीन सो मेनी केसेस कि मरीज डिलीवरी करा रहे हैं, अभी तक मैंने अपने लाइफ में एबनॉर्मलिटी नहीं देखी है अनटिल अनलेस वो ट्रीटमेंट गांव में कोई स्टार्ट हो गया, कोई किसी न्यूरोलॉजिस्ट ने नहीं देखा, तब मरीज कॉम्प्लिकेट करता है। अदरवाइज़ आप अगर न्यूरोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में हैं तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ जाएगी और बच्चे को कोई डिफेक्ट नहीं होगा। उसमें स्कैनिंग कराते रहना होता है। और मिर्गी की दवा अगर प्रेग्नेंट है तो बिल्कुल ना बंद करें, क्योंकि मिर्गी की दवा खाने से नुकसान हो ना हो, लेकिन अगर दवा बंद करते हैं और मिर्गी आता है तो बच्चे को नुकसान ज़रूर हो सकता है। जी जी बिल्कुल, ये आपने अच्छी बात बताई है सर कि बच्चे अगर प्रेगनेंसी, एक तो शादी में भी इसमें कोई बाधा नहीं है, अगर दवा ट्रीटमेंट चल रही है और इसे कंट्रोल्ड रखा गया है तो इसमें कोई शादी ब्याह में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कोई बाधा नहीं है। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो भी अगर हम इसे कंट्रोल्ड रखें और दवाओं का सहारा लेते रहें तो खुद तो क्या मतलब होने वाले बच्चे पर भी इसका असर नहीं होता है। जो आप मैल फॉर्मेशन की बात करते हैं ड्रग इंड्यूस्ड, उसमें मैक्सिमम 2.5 to 10% चांसेस रहते हैं, लेकिन वो फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ही रहते हैं। तो स्कैनिंग उसकी की जाती है प्रॉपर तरीके से न्यूरोलॉजिस्ट को फॉलो कराइए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को फॉलो कराइए। 99% चांस है आपका बच्चा हेल्दी होगा। पहले बहुत सारे केसेस आते हैं कि फैमिली ने निकाल दिया प्रेगनेंसी होने के बाद, तो फिर हम लोग खुद दवा कंपनी से किसी से भी बात करके कैसे भी अरेंज करके उसे दवा देते हैं। और बहुत सारे प्रेग्नेंट फीमेल जब डिलीवर कर जाते हैं तो फैमिली फिर अच्छे से एक्सेप्ट करती है। और फिर सॉरी बोलती है कि सर गलती हो गई। तो कृपया आप अपने घर में फीमेल जो है प्रेग्नेंट है तो उनसे घृणा ना करें अगर उनको एपिलेप्सी है तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात और बहुत ही अच्छा संदेश आपके माध्यम से सर लोगों तक पहुंचा है। हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि इस तरह की जो गलतफहमी है वो हमारे जो बीच में समाज में है वो ज़रूर दूर होगी। ये मिर्गी का जो पेशेंट हो जाता है सर, जिसको इस तरह की समस्या हो जाती है, तो उन्हें क्या मतलब सावधानी रखनी चाहिए अगर काम करने के लिए जा रहे हों, रास्ते में जा रहे हों या घर पर ही हों? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका सीजर वेल कंट्रोल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। बट अगर बहुत कंट्रोल्ड नहीं है, ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी है, बार बार आ रहे हैं और बच्चा मंदबुद्धि है, तो फैमिली को दवा देना चाहिए और उसके साथ ही ट्रैवल करें। अगर एपिलेप्सी वेल कंट्रोल्ड है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ प्रोफेशन है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, चाहे पायलट हो, आर्मी हो, ये सब चीज़ों में आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर वेल कंट्रोल्ड है तो ड्राइविंग भी अलाउड नहीं है। ड्राइविंग आपको सावधानी रखना है, नहीं करना है। बिल्कुल, और सावधानियों की हम बात करेंगे सर। स्विमिंग नहीं करना है। एक फ़ोन है, दर्शक जुड़ रहे हैं सर, स्विमिंग पे हम आएंगे फिर से एक बार, करना चाहिए या नहीं। दर्शक हैं, उनसे सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? रवि प्रधान बोल रहा हूँ रांची से। रवि परमार जी, रवि प्रधान जी, जी रांची से बोल रहे हैं सर, सवाल करिए। मैम कह रहे हैं
बेटी है वो 3 साल की, उसको कभी कभी दवा से वो तो क्या वो मेरी जी सर, मैम ठीक है। मैं आवाज तो आपका कट कट थोड़ा करके। मेरी बेटी है 3 साल की, हाँ हाँ उसको कभी कभी तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल। मुझे 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 सर कुछ प्रश्न का आंसर कर दीजिए कि क्या आपको मतलब बच्चे का डिलीवरी नॉर्मल हुआ था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि ये दौरे बिना बुखार के आ रहे हैं या बुखार के साथ ही आते हैं। जी, सर वो बुखार आने के भी लग रहा था और डिलीवरी सीजन से डिलीवरी हुआ था उनका। वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है सर। हाँ हाँ हाँ, ऑपरेशन से हुई थी बेटी मेरी। क्लैरिटी नहीं मिल रही है हमें सर। तो मैं एक इन्फॉर्मेशन ऐसे आपको बता देता बिल्कुल हूँ। सर, जवाब दे दीजिए, अगर दूरदर्शन में आप बिल्कुल देख रहे बिल्कुल, हैं तो सुन ही लेंगे। तो अगर पेशेंट को बार बार फेब्राइल सीज़र हो रहा है तो बार बार फेब्राइल सीज़र में इवैल्यूएशन करा लेना चाहिए कि क्या बच्चे को प्री एग्जिस्टिंग एपिलेप्सी है और फीवर के साथ प्रोवोक हो जा रहा है, ये कारण है, या केवल प्लेन फेब्राइल सीज़र है। अगर फेब्राइल सीज़र है और बार बार हो रहा है तो इन फ्यूचर उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो कृपया आप एक पीडियाट्रिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट के कंसल्ट में रहिए, आपके बच्चे को सीज़र नहीं आएगा। दवाइयाँ काफ़ी अच्छी आ गई हैं तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एक और दर्शक सर जुड़ रहे हैं, उनसे सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं सुमित कुमार बोल रहा हूँ। हेलो, हेलो नमस्कार। जी, फ़ोन लाइन में कुछ समस्या है, मुझे लगता है आवाज़ बिल्कुल नहीं मिल रही है। हेलो मैम हेलो 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 सुमित जी बोल रहे हैं हज़ारीबाग से। सर, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम, अगर किसी को मिर्गी है तो उसको सर, किस सवाल तरह का- बताइए। मैम किस तरह का दिनचर्या में फॉलो करना चाहिए, मैम डाइट क्या लेना चाहिए मैम? हेलो हेलो हाँ मैम, पूरे में किस तरह का डाइट का ध्यान रखना चाहिए मैम? जी, हल्की हल्की समझ में आई है बात। अगर किसी को मिर्गी है तो क्या करना चाहिए? हम लोग बात भी इसी बिल्कुल पर कर रहे थे। बिल्कुल। क्या अगर सावधानियां? जी आपके आसपास में किसी को भी दौरा पड़ रहा है तो कृपया उसे करवट लिटा दें और आसपास में कोई शार्प ऑब्जेक्ट है तो उसे हटा दिया जाए। कोई भी गलती नहीं करना है, मोजा जूता कुछ भी नहीं सूंघाना है। इसके अलावा नाक बंद करने की प्रयास ना करें, मरीज का सांस रुक सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा चम्मच नहीं डालना है, गलती से भी उंगली नहीं डालना है, उंगली आपकी कट जाएगी लेकिन आप सीजर नहीं कंट्रोल कर पाओगे। चम्मच डालने से दांत टूट सकता है और वो जाके सांस की नली में फंस सकता है जिससे चोकिंग होकर डेथ भी हो सकती है। जी तो इस तरह का कोई भी प्रयास ना करें। करवट करने का पर्पस ये होता है कि मुंह में जो सिक्रीशंस है, लार बन रहा है, वो सांस की नली में ना फंसे। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ उसका वीडियो बना ले करवट करके, जी जी उतना इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है। बिल्कुल। फिर से जुड़ रहे हैं सुमित जी। हेलो 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 सुमित जी। हाँ हाँ मैम। हेलो हेलो, आवाज़ मेरी जा रही? हाँ जी, बोलिए। मैम ये बोल रहे थे कि मिर्गी पे किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है बात सर। बिल्कुल बिल्कुल भी हमें स्पष्ट नहीं हो पा रही है आपकी बातें। फ़ोन लाइन में गड़बड़ी है। फिर से प्रयास करेंगे, हम चाहेंगे। सर, हम लोग सावधानियों की बात कर रहे थे और आपने बताया था कि जिन्हें मिर्गी है उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारी बातें आपने बताई है। स्विमिंग पर मैंने आपको बिल्कुल। रोका था सर। जी स्विमिंग नहीं करना चाहिए वैसे पेशेंट्स को, क्योंकि अगर पानी के अंदर सीजर आता है तो डेथ हो सकती है। इंटॉक्सिकेशन भी नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ का एडिक्शन और ड्रग एडिक्शन, चाहे अल्कोहल कंजम्पशन, उससे सीजर थ्रेशोल्ड कम हो जाता है और मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। नींद बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, रात में जगना नहीं है। स्क्रीन टाइम को भी थोड़ा कम करना है। जी ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन है और दवा मिस नहीं करना। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं। जी
तो ये जो दवाओं की बात है सर, ये तो अब आजकल तो बहुत ही एडवांस दवाएं भी आ गई हैं, जैसा आपने कहा था। इलाज भी इसका काफ़ी मतलब बेहतर हो गया है पहले की तुलना में। बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं, देखते हैं इस बार हमें सुनाई देती है आवाज़। हेलो हेलो जी, नमस्कार सर, कौन बोल रहे हैं? ये नालंदा से बोल रहे हैं सर, बिहार नालंदा से। जी बोलिए। जी, सवाल करिए। ऐसा होता है कि एक 80 साल की बच्ची है, उसको कभी कभी बेहोशी जैसा हो जाता है। ठीक। और कभी कहता है कि कान से कम सुनाई पड़ता है। अच्छा जी। और आंखों से कभी कभी पैर कांपता है। डॉक्टर से दिखलाए हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि मानसिक बीमारी है, तो सही में मानसिक है कि कोई एपिलेप्सी है? जी। कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा। पहली चीज बताइए, 5 साल से कम उम्र में बुखार लग के इससे बेहोशी होती थी कभी भी? ऐसा तो कभी हिस्ट्री नहीं है। इसके अलावा अभी उनकी उम्र 18 साल है ना, आपने बताया? सुबह उठती है तो हाथ से सामान छूट के गिरता है, कुछ झटके हल्के आते हैं? ऐसा नहीं है। और आँख से धुंधला कहता है, दिखलाई देता है कभी कभी, और बेहोशी जैसा हो जाता है 4-5 मिनट के लिए। हाँ, ये हाथ पाँव का, हाँ थोड़ा सा कांपता है काम उस समय में। देखिए, ये मिर्गी के लक्षण हो सकते हैं। आप अगर वहाँ न्यूरोलॉजिस्ट है, वहाँ नहीं तो रांची में एक बार दिखाना चाहिए और स्कैन कराना चाहिए। अगर आप वीडियो भेज देंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। वही मैंने बोला कि कभी कभी पैनिक अटैक जो होता है वो अपेरेंटली फैमिली सोचती है कि सीज़र है, तो वीडियो से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि रियली में ये मिर्गी का दौरा है या पैनिक अटैक है। नहीं, न्यूरोलॉजी को पहले दिखाना है। बिल्कुल। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जल्द आप किन्हीं न्यूरोलॉजिस्ट से दिखा लें और जो भी समस्या है वो बिल्कुल उसका निराकरण हो जाएगा। बहुत ये मैंने कहा था सर इस फ़ोन से पहले कि कई सारी भ्रांतियां हैं। अगर बेहोशी जैसी आती है या मिर्गी का जो दौरा आता है तो लोग कई बार जूते वगैरह सुंघाने की कोशिश करते हैं सर। ये तो आपने अपने लाइफ में देखा ही होगा ट्रीटमेंट के दौरान। जी, तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी नहीं करनी है, इससे मरीज को ही नुकसान है। वीडियो, मैं बार बार वीडियो के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी ने भी वीडियो का रिकमेंडेशन दिया है, जिससे हमें काफ़ी सुविधा होती है डायग्नोज करने में कि फ्रंटल लोब एपिलेप्सी है, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है, कौन सी दवाई इसे सूट करेगी। इसलिए कृपया आप लोग इस तरह की एक्टिविटी ना करें, कुछ भी चम्मच वगैरह डालने की, और आप वीडियो बना के अपने डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल। और ये सब जूते सुखाने वाली जो बात है वो उसमें कुछ होता नहीं है सर? नहीं मैडम, लोगों को लगता है कि इससे शायद ठीक हो जाते हैं लोग। बिल्कुल नहीं। और बहुत लोग नाक बंद कर देते हैं, ये बहुत ख़राब है। ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको। और 90% मान के चलिए कि मरीज आपका ठीक हो जाएगा 1 से 2 दवा में। और कुछ ही पेशेंट होते हैं जिसे सर्जरी तक जाना पड़ता है। अभी रिसेंटली मैं एक बताता हूँ कि एक बच्ची एडमिट हुई थी जी। तो उससे ऑटो इम्यून एन्केफेलाइटिस था, तो उसको पोस्ट एन्केफेलाइटिक कंटिन्यूअस एपिलेप्सी के सीजर्स थे और लगभग वो 7-8 दवा पे गई। ठीक है, तब जाके उसका सीजर कंट्रोल हुआ। तो ऐसे केसेस में एडवांस सेंटर में कॉर्पस कैलेक्सेक्टमी करते हैं। इसके अलावा जो ब्रेन टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है उसमें हम लोग एंटीरियर हिपोकैम्पेक्टमी कराते हैं, जिसमें कि मरीज काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये सब सारी जो सर्जरी है, ये सब टाइप्स ऑफ सर्जरी। जी। कुछ पेशेंट एक और माध्यम है जिससे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, कि एक डाइट होता है जिसको कीटोजेनिक डाइट बोलते हैं या एटकिंस डाइट, जिसमें फैट की मात्रा ज़्यादा रहती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं जी। उसको भी देने से मिर्गी का कंट्रोल होता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। एक और सर्जरी की जाती है जिसमें पेस मेकर जैसा लगाया जाता है, जिसको वीएनएस बोलते हैं।
वैगल नर्व स्टिमुलेटर लगाते हैं जो चेस्ट के ऊपर इम्प्लांट किया जाता है और वायर जो है वो वैगल नर्व के ऊपर रहता है। तो जब भी मिर्गी आती है ऑटोमेटिकली वो वीएनएस का एक्टिवेट हो जाता है और मिर्गी को एबॉर्ट कर देता है। तो ये लगभग 40 से 50% मिर्गी को कंट्रोल करने में इसकी क्षमता होती है। जी जी जी। तो ये जो मिर्गी है सर, इसको रोकनी तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि और उसके लिए जितनी भी कोशिशें हैं, जितनी भी तरह के एडवांस जो आजकल दवाइयाँ आ गई हैं, इलाज आ गए हैं, उसका हमें सहयोग लेना चाहिए, उसका साथ जरूर होना चाहिए। ये जो इलाज है सर, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका आजीवन ट्रीटमेंट चलता रहता है, लंबे समय तक दवाइयाँ खानी पड़ती है, क्या होता है? कुछ एक्वायर्ड एपिलेप्सी होते हैं जो जिसको ट्रीटमेंट होता है और मरीज क्योर हो जाता है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योर हो जाता है। जी जी जी। और कुछ एपिलेप्सी ऐसे हैं जो मैक्सिमम एपिलेप्सी इनफैक्ट आप बोल सकते हैं कि ट्रीटेबल होता है, क्यूरेबल नहीं होता है। दवाइयाँ डिपेंड करती हैं कि उसको किस तरह की एपिलेप्सी है। 5 इयर्स तक अगर वेल कंट्रोल्ड रहता है तो कभी बंद करने का ट्रायल लिया जाता है। अच्छा। लेकिन जो फोकल एपिलेप्सी होते हैं जिसमें हमें ब्रेन का हिस्सा सूखा हुआ है, वैसे में लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। जी जी। मतलब ये डिपेंड करता है कि किस अवस्था में मिर्गी है, या मिर्गी का कई टाइप्स आपने जैसे बताया, कई तरह के टाइप्स होते हैं, ब्रेन के किस हिस्से से ये जुड़ा हुआ है, उसके हिसाब से फिर इसका जो सारी ट्रीटमेंट या दवाइयाँ होती हैं। ये और भी साथ साथ कई सारी बीमारियाँ चलती हैं, जैसे आपने वन ऑफ द जो कॉज की बात की, रीजंस की बात की, उसमें डायबिटीज़ की भी बात की कि अगर लो हो जाता है। तो इसी तरह से और भी कई सारी बीमारियाँ, जीवन है तो सर शरीर में तो कुछ ना कुछ छोटी बड़ी समस्या लगी रहती है। तो किसी ऐसा साइड इफेक्ट है जिसके चलते मिर्गी थोड़ा हाई हो जाता है या ठीक हो जाता है या कम हो जाता है, ऐसा कुछ आसपास में साथ साथ चलती हैं कुछ बीमारियां? बिल्कुल। अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी एपिलेप्सी पेशेंट है और उस पेशेंट को बार बार शुगर कम हो जा रहा है, फीवर आ रहा है, तो उसे सीजर आ सकता है। इन्फेक्शन किसी तरह का हो तो उससे सीजर आ सकता है। इन सब चीज़ों को वेल कंट्रोल्ड रखा जाता है। हम लोग यूजुअली जो पेडियाट्रिक एपिलेप्सी है उसमें कंट्रोल बहुत अच्छा होता है अगर वो बच्चा सिंड्रोमिक नहीं है तो। अदरवाइज़ एडल्ट में भी हम लोग आउटकम बहुत अच्छा देखते हैं एपिलेप्सी में अगर हम लोग सही समय पे दवाई स्टार्ट करते हैं। एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। बिल्कुल सर, स्टेटस पे हम बात करेंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं जल्दी से। हेलो हेलो। हाँ मैडम, मेरी माँ को जो है ना कमर से लेकर मतलब नीचे तक पैर में दर्द काफी रहता है, चल नहीं पाते। बिल्कुल। उम्र क्या है सर? उम्र लगभग 80 के आसपास। 80 के आसपास। देखिए, इनको बेसिकली ऑस्टियोपोरोटिक डिजेनरेटिव स्पाइन चेंजेस होंगे और कमर में नस दबा हुआ है जिसके कारण इनको चलने में दिक्कत है। साथ में इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होगा, इसीलिए खड़ा नहीं हो पाती हैं। और ऐसे पेशेंट्स में कभी कभी डायबिटीज़ तो नहीं है, शुगर की समस्या तो नहीं है? नहीं है सर। तो ऐसे पेशेंट में कभी कभी पार्किंसोनिज्म भी रहता है। तो आप को ऑर्थोपेडिशियन की भी ज़रूरत है, आपको न्यूरोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है कि न्यूरोलॉजिस्ट से दिखा लें कि कमर की स्थिति क्या है, वहाँ पे जो ऑस्टियोपोरोटिक बोन है इसी कारण से पेन हो रहा है, जिसको लंबर स्पॉन्डाइलोसिस भी बहुत ज़्यादा मतलब होगा। इनको ये हड्डी रोग विशेषज्ञ से एक बार संपर्क करना चाहिए, दिखाना चाहिए, दिखा लेना चाहिए, और एक बार नर्व वाले को भी दिखाना चाहिए। नर्व से संबंधित। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई है सर आपने। और अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि दर्शकों के सवाल लें या हम आपसे अब सवाल और करें। समय बिल्कुल अब समाप्ति की ओर है सर। चलते चलते अगर एक लाइन में कुछ कहना चाहें जल्दी से तो कह दे सर। मिर्गी के मरीज हमारे और आपके जैसे हैं, बिल्कुल घृणा ना करें। कोई भी मैंने सुना है कि पेड़ में लोग बांध के मारते भी हैं, इस तरह की एक्टिविटी और कुछ झाड़ फूक वाला चीज़ ना कराएं। उसको सही समय पे इवैल्यूएट करें और न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाएं। उम्मीद करते हैं आपके मरीज बहुत अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। आप यहाँ पर आए, आपका कीमती वक्त मिला, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी हैं, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।